हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में यूनिट फर्स्ट के सेकंड टॉपिक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ बाबर को मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि फरगाना से किस तरह से ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम का एक शख्स जो कि अपनी माता की तरफ से मशहूर मंगोल लीडर चिंगेज़ खान का 14th जनरेशन और अपने पिता की तरफ से तैमूर का 6th जनरेशन का युवक था, वो किस तरह इंडिया के वेल्थ के बारे में और अपनी रिफ्यूजी कंडीशन के अंडर में वो अट्रैक्ट होता है बाबर की तरफ। ये सारे इंट्रोडक्शन हमने लिए। इसके बाद जो आज का चैप्टर है इसमें हम मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ बाबर देखेंगे। मींस कि जब बाबर ने यहाँ अपने सैनिक अभियान को चलाया था। तो अपने चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मुग़ल एम्पायर के बारे में इंट्रोड्यूस करा दूँ। So the Mughal Empire was one of the great power of the early modern era. मुग़ल एम्पायर मॉडर्न एज जो हम अंग्रेज़ों के साथ यानी ब्रिटिश के साथ हम आधुनिक युग मानते हैं भारत में, इसके पूर्व के समय में बहुत ही महान एक एम्पायर बना। महान हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए जो सल्तनत एज में हमारे सामने नई जो रीतियाँ आई थी, इसमें भी चेंजेस हुए और कंडीशन भी काफ़ी चेंज हुआ था। एंड फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक डायनेस्टी ने काफ़ी सालों तक इंडिया पे रूल किया। मीन्स कि 1526 टू 1707 तक तो इसके फेमस राजा रहे। उसके बाद इस डायनेस्टी का जो रूल था वो बहादुर शाह ज़फ़र जो कि 1857 का जो फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था, तब तक इनका जो एम्पायर था ये इंडिया में बना रहा। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लंबे समय तक मुग़ल एम्पायर में अलग अलग जो राजा थे, अलग अलग जो शासक थे, बादशाह थे, उन लोगों ने रूल किया था। ये एम्पायर सिंध से लेकर यानी कि आपकी समझ लीजिए जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान से साउदर्न टिप ऑफ इंडिया वहाँ तक इन लोगों ने रूल किया था। और पहली बार ऐसा हुआ कि शाहजहाँ जो कि इस ग्रेट एम्पायर का एक रूलर था, उसने दक्षिण की तरफ सफलतापूर्वक कॉन्कर किया। आपने प्रीवियस वीडियो में ये भी देखा कि इंडिया में जब बाबर का इन्वेजन हुआ तो उस समय कौन कौन से स्टेट थे, क्या यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन थी, किस तरह से वेरियस स्टेटस में बटा हुआ था इंडिया, कैसे उनके बीच आपसी फ़ाइट होती थी। एंड जब इंडिया में बाबर का आना होता है उसके बाद उसके द्वारा एक ऐसे एम्पायर की रचना होती है, स्थापना होती है, जिसमें आगे चल कर के कई महान शासक हुए जिन्होंने भारत की एक बहुत बड़ी भूमि को अपने राज्य में मिलाया था। ओके, सो अगर हम देखें तो इनकी जो कंडीशन जो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जो वेल्थ है और इनके जो सक्सेस किया था इन्होंने बैटलफील्ड में, इनकी जो टैक्टिक्स होती थी बैटलफील्ड की, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बाबर के द्वारा सैन्य अभियान जो किया गया इंडिया में, उसमें उसकी नई सैन्य रणनीति और जो हम इस चैप्टर में अभी देखेंगे कि पहली बार भारत में अफ़गानी जो थे उन्होंने युद्ध में देखा था किस तरह से नई आर्चरी टैक्टिक्स थी जो उन लोगों ने अपने साथ यहाँ पर परिचय कराया। और एक अनुशासित सेना, बाबर की जो सेना थी, जो टुकड़ी थी, एक ट्रुप थी, बहुत कम थी उनकी सैनिक संख्या, बट जो अनुशासन था, जो उन लोगों ने एक तरह से ट्रेंड हुए थे। और बाबर जो अपने समरकंद, काबुल, कांधार, फरगाना के रिकॉन्कर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट के चक्कर में जो उसने अलग अलग ट्राइब्स के साथ, अलग अलग कबीलों के साथ जो उसके युद्ध हुए थे, उसमें उसने कितने अलग अलग टेक्निक सीखे थे युद्ध के, और उनको उसने भारत में न सिर्फ इम्प्लीमेंट किया बल्कि उसके भरोसे उसने काफ़ी युद्ध जीते थे। अब हम लोग यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं अपने चैप्टर को और देखते हैं कि बाबर का पहला जो एक्सपेडिशन इन इंडिया हुआ था वो यूसुफजई ट्राइब के लिए हुआ था, उनको सरप्रेस करने के लिए। और जबकि काबुल में बाबर जब काबुल में था तभी उसने सुना था
इंडिया के बारे में, यहाँ के वेल्थ के बारे में। और माना जाता है कि जब वो रिफ्यूज़ी लाइफ के अंडर में था, जब वो इधर उधर भटक रहा था अपने राज्य से अलग जाकर, तब उसने एक बूढ़ी औरत से सुना था कि किस तरह से उसके ग्रेट इंसेस्टर तिमूर ने इंडिया पर अटैक करके यहाँ से कितने सारे वेल्थ को, कितने सारे ट्रेजरी को यहाँ से वो ले गया था। साथ में अपनी रिफ्यूजी कंडीशन में वो इंडिया को एक सेफ़ प्लेस देखता है। एक तरह से मिलिट्री बेस के लिए उसके लिए इंडिया बहुत सेफ़ जगह थी जहाँ से वो अपने मिलिट्री ऑपरेशन को ऑपरेट कर सकता है। ओके, यहाँ अगर हम देखें कि बाबर के कंडीशन के साथ साथ अगर हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में जो मोस्ट उस समय के इस्टेब्लिश अगर हम स्टेट को देखें तो दिल्ली, जहाँ की इब्राहिम लोदी जो एक अफ़गानी शासक था वो शासन कर रहा था और उसने अपने अमीरों के साथ पूरा गुट बना रखा था। साथ में उसका जो सरदार जो कि दौलत खान लोधी, उसने बाबर को इनवाइट किया था अटैक करने के लिए इब्राहिम लोदी पर। और उसका उद्देश्य था कि अगर बाबर अटैक करता है तो शायद दौलत खान लोधी को इब्राहिम लोदी की जगह पर दिल्ली की सत्ता मिल सकी। तो बाबर के सिचुएशन के साथ साथ यहाँ इंडिया की सिचुएशन को भी आप देख रहे हैं कि बाबर एक तरफ फरगाना, काबुल, कांधार और समरकंद की आप जो लड़ाई थी जिसको वो जीतता है और बार बार उसको हार का सामना भी करना पड़ता है, अपने हारे हुए जगह को फिर वो जीतना चाहता है। तो इसी क्रम में वो इंडिया आता है और साथ में उसके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी थी, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि साथ ही साथ उसको यहाँ से दौलत खान लोधी, राणा सांगा जो कि राजपूताने का काफ़ी बड़ा नाम था, उसके द्वारा इनविटेशन मिलता है। यहाँ एक चीज़ आप लोग बेटा नोट कर लीजिए कि जब बाबर अपने कबीले के साथ, बाकी जब कबीलों के साथ उसका स्ट्रगल होता है, जब वो फाइट करता है, जो बैटल उसके होते रहते, तो बाबर ने कई चीज़ें सीखी थी। वो एक कुशल योद्धा था। अगर मैं बाबर के शारीरिक गठन की बात करूं तो माना जाता है कि बाबर एक बलशाली, एक सुगठित शरीर का मालिक था। और उसके बारे में कहा जाता है कि अपने किले की दीवार पर वो अपने दोनों हाथों में मजबूत 2 व्यक्तियों को दबा करके किले की दीवार पर दौड़ सकता था, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं उसके बारे में। तो एक मजबूत देह का मालिक, साथ में युद्ध शैली उसकी बहुत अच्छी थी। और ये युद्ध शैली जो थी, ये जो बैटल करने का उसका टेक्निक था, उसने अचानक से नहीं सीखा था, बल्कि वेरियस ट्राइब के साथ जो उसके स्ट्रगल होते थे उसमें उसने कई चीज़ें सीखी थी। यहाँ देखिए मैंने आपके सुविधा के लिए लिख रखा है। इसमें देखिए उसने तुर्की थे उनसे बाबर ने सीखा था इफ़ेक्टिव कैवलरी विद एफिशिएंट आर्चरी। मीन्स कि जो टर्की थे उनका जो अश्वरोही सेना, इसका मतलब अश्वरोही मतलब होता है जो घोड़े पे सवार सैनिक होते हैं, अश्वारोही। तो कैवलरी के साथ आर्चरी एक नई, उन लोगों ने जो तीर धनुष तीरंदाजी का जो वो लोग प्रैक्टिस करते थे उसको उसने सीखा था, जिसमें जो टर्क थे उन्होंने खुद से इस ट्रैप को इन्वेंट किया था। और यहाँ उसके बाद जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण उसने युद्ध कला सीखी थी दूसरी, वो उज़्बेकों के साथ थी। उज़्बेकों के साथ हुई बैटल में उसने सीखा था अरेंजमेंट ऑफ कैनन्स। अरेंजमेंट ऑफ कैनन्स जो था वो इसी के बिहाफ पे पानीपत का जो उसने बैटल किया था उसको मात्र 3 घंटे में उसने जीत लिया था। अरेंजमेंट ऑफ कैनन का मतलब होता है तुलगमा सिस्टम, जिसको कि अभी इस लेक्चर वीडियो में मैं आगे डिस्क्राइब भी करूँगी। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड देखिए क्या है, मंगोलों से उसने क्या सीखा। मंगोलों से सीखा उसने सिस्टम ऑफ मैनेजिंग आर्मी। मंगोल अभियान यहाँ पर पहले भी हो चुका था, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में वेरियस टाइम में, यानी कि इल्तुतमिश के समय से ही मंगोलों का अटैक करने का प्रयास और मंगोलों का संपूर्ण एक आक्रमण, ये बार बार आपने सुना होगा। तो मंगोल जो थे उनकी आर्मी बहुत ही अचानक से अटैक करती थी और यहाँ तक कि जो सामने की राइवलरी होती थी सेना, उसको संभलने का मौका नहीं देते थे, पूरी ज़मीन को रौंद डालना। और अचानक इतना आक्रामक उनका आक्रमण होता था कि सामने सेना जो है, प्रतिद्वंदी जो सेना है, उसको संभलने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। ओके,
फोर्थ देखिए जो चौथा नंबर है पर्शिया यानी कि फ़ारस के साथ जब फ़ारसियों से उसने क्या सीखा था, उसने सीखा था गन और आर्टिलरी के बारे में और साथ ही गन पाउडर के बारे में। तो गन चलाना और बारूद का प्रयोग, देखिए मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि बाबर के साथ यहाँ पे बारूद का प्रयोग जो है उसके बारे में लोगों ने सीखा। तो पर्शिया से इसने सीखा था बारूद के बारे में। तो देखिए जो क्वेश्चंस आपके अगर बनते हैं तो पहला ये जो है कि तुलगमा नीति उसने कहाँ से सीखी, तो तुलगमा नीति उसने उज़्बेकों से सीखी थी। साथ में मंगोलों से क्या सीखा उसने, मैनेजिंग आर्मी सीखी थी। और इन सभी जो उसने अपने बैटल में जो स्ट्रगल में बाबर ने सीखी बातें, उसका भरपूर उपयोग उसने भारत में सैन्य अभियान में किया भी और सफल भी हुआ। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, जो बैटल हुआ था पानीपत का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडियन मेडिवल हिस्ट्री में। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ना सिर्फ बीए में बल्कि कॉम्पिटिशन्स में भी इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज ही आप लोगों को लिख रखा है ताकि आप अच्छे से एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ सकें। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में जो अर्लियर उसके अभियान थे, उसमें शुरुआत जो आपने बैटल ऑफ पानीपत पढ़ा है वो 26 में है, 1526 में। लेकिन 1526 के बहुत पहले ही पहला उसका जो कॉन्कर हुआ था वो था 1518 टू 19 में। बाबर ने कॉन्कर किया था पहला बाज़ौर पर, और जो बाज़ौर का किला था वहाँ उसको उसने कैप्चर किया था 7 जनवरी 1519 में। देखिए उसने बाबर ने बाज़ौर के फोर्ट पे, ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि पहला जो उसका अटैक हो रहा है, जो सैनिक अभियान है वो कहाँ है, बाज़ौर के फोर्ट पर। और बाज़ौर के फोर्ट को वो कैप्चर करता है 7 जनवरी 1519 को। ओके, तो 18 में इसकी शुरुआत करता है वो अपने अभियान के लिए, और 19 में 7 जनवरी को वो कैप्चर कर लेता है बाज़ौर के फोर्ट को। ओके, अच्छा यहाँ देखिए मैंने एक ब्रैकेट में आप लोगों को क्लियरली समझाने के लिए मैंने मेंशन कर दिया है। अगर इस वीडियो में जो कुछ आप लोग अपने सामने रिटन देख रहे हैं, इसको लेकर हेल्प में अगर आप एक अच्छा सा नोट बनाते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है कि इन दिस बैटल बाबर यूज्ड गन पाउडर फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, जो बाज़ौर में देखिए जो युद्ध हुआ था ना, ऐसा नहीं था कि बाज़ौर में ये लड़ाई बाबर को सामने सरेंडर कर दिया गया था, लेकिन बाबर को बहुत तगड़ा सामना करना पड़ा था अपोजिशन का। लेकिन बाबर के जो बारूद का इस्तेमाल था, इसके सामने सैनिक टिक नहीं सके, जो दुश्मन सेना थी वो टिक नहीं सकी और बाबर ने वहाँ जीत हासिल कर ली। तो पहली बार ये क्वेश्चन अगर आता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम गन पाउडर का इस्तेमाल किस बैटल में हुआ था, तो वो हुआ था बाज़ौर के फोर्ट को कॉन्कर करते समय, कैप्चर करते समय। ओके, अब देखिए सेकंड देखते हैं कि 1519 में ही बाबर ने दूसरा जो आक्रमण अटैक किया था वो भेरा पे। ओके, ये भेरा जो है ये झेलम रिवर के पास में है, पंजाब इस समय जो इलाका है ये पाकिस्तान में है, झेलम रिवर के साइड से लगता हुआ। और जब वो यहाँ पहुँचता है तभी उसको सुनाई पड़ता है, यहाँ पे उसका अटैक होता है, लेकिन तभी उसको सुनाई पड़ता है कि काबुल में लोगों ने विद्रोह कर दिया है। तो देखिए भारत में बाबर का आना हुआ यहाँ किन्हीं कारणों से, लेकिन उसका जो बेस था वो काबुल, कांधार, समरकंद और फरगाना ही है। तो काबुल के बारे में जैसे उसको न्यूज़ मिलती है, बाबर यहाँ से वापस चला जाता है। ठीक है, तो भेरा पर आक्रमण कब हुआ था, 1519 में। याद रखिएगा इसको, भेरा पर अटैक इसका हुआ था 1519 में। और किस अटैक में बाबर ने काबुल के विद्रोह के बारे में सुना था, तो 1519 में भेरा के अटैक के समय। इस अटैक के अगले साल जब उसने वहाँ सेटअप कर दिया, काबुल के रिवोल्ट को उसने एंड अप कर दिया, शांति वहाँ पर पीसफुल एक माहौल उसने बना दिया, तब अगले साल 1520 टू 21 में बाबर पहुँचता है सियालकोट और लाहौर। लेकिन वहाँ से क्या है कि इसको मिलती है खबर, देखिए इसको मिलती है खबर दौलत खान लोधी से, और बाबर जो है वो भारत की तरफ आना शुरू कर देता है क्योंकि उसको भी एक मौका मिल गया था। लेकिन वो लाहौर पहुंचता है और उसको फिर पता चलता है कि कांधार में रिवोल्ट हो गया है। ठीक है,
19 में काबुल में, और जब फिर से वो आता है तो इस बार उसको कांधार में रिवोल्ट की खबर मिलती है एंड वो वापस जाता है और कांधार को अपने कब्जे में लेता है, वहाँ की लड़ाई को शांत कराता है, विद्रोह को दबाता है। शीघ्र ही यानी कि 1524 में बाबर को दौलत खान लोधी का बेटा दिलावर खान ये इनवाइट करता है दिल्ली पे इन्वेट करने के लिए, ओके। एंड ये इनविटेशन रहता है कि वहाँ से इब्राहिम लोधी को रिप्लेस किया जाए, और रिप्लेस करने के बाद वो जो जगह है वो दौलत खान लोधी या दिलावर खान लोधी को दे दी जाए। देखिए, इस बारे में इब्राहिम लोधी को पता चला या नहीं ये क्लियर नहीं होता है, लेकिन जैसा कि इतिहासकार लिखते हैं कि इब्राहिम लोधी को इसके बारे में भनक मिल गई थी, और वहाँ पर इब्राहिम लोधी ने दौलत खान लोधी पे अटैक भी किया था। दौलत खान लोधी वहाँ से भाग जाता है, सरेंडर कर देता है। उसके बाद दौलत खान लोधी को बाबर एक संदेश भेजता है, मैसेज भेजता है उसके अटैक के बारे में, लेकिन बाबर दौलत खान लोधी जो है वो उस मैसेज का कोई जवाब नहीं देता है, जिससे कि बाबर काफ़ी नाराज़ होता है, और नाराज़ होने के बाद वो दौलत खान लोधी को पनिश करने के लिए 1525 में दौलत खान लोधी को पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि वो एक्यूज़ करता है कि उसने किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया, उसने एक तरह से ब्रीच किया था कॉन्ट्रैक्ट का, और दौलत खान लोधी जो है वो सरेंडर कर देता है, ठीक है। तो 1525 में मीन्स कि 26 का जो बैटल ऑफ पानीपत था, इसके पहले भी भारत में बाबर ने काफ़ी सैन्य अभियान किए हुए थे, ओके। अच्छा, एक लाइन यहाँ देखिए, मैंने और भी यहाँ मेंशन कर दिया कि राणा सांगा आल्सो सेंट ए मैसेंजर टू इन्वेड इंडिया। यहाँ सिर्फ दौलत खान लोधी ने ही बाबर को नहीं इनवाइट किया था, बल्कि राजपूताने का एक बड़ा नाम राणा सांगा, महाराणा सांगा, जो कि बहुत बहादुर योद्धा थे, उन्होंने भी एक मैसेंजर भेजा था बाबर के पास कि वो दिल्ली में आए, अटैक करें, क्योंकि महाराणा सांगा चाहते थे कि ये जो अफ़गानी है ये इंडिया से चले जाएं और उत्तर की तरफ का पूरा जो इलाका है वो राजपूतों के अंदर में आ जाए। तो ये परिस्थितियां जो बनती हैं, इसमें बाबर अटैक करता है दौलत खान लोधी पे, दौलत खान लोधी हारता है, सरेंडर करता है, और अब बाबर के सामने वो बैटल है, वो राज्य है जिसको जीतने के लिए उसको बार बार अलग अलग न्योता मिला था इंडिया की तरफ से। तो पहला बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें कि बाबर ने बाकायदा युद्ध किया था, और 3 घंटे ये सिर्फ युद्ध चला था, 3 घंटे, मतलब सुबह उसने लिखा है बाबरनामा में, जो उसकी ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा में, उसने लिखा है कि ये युद्ध उसने सिर्फ 3 घंटे में जीत लिया था, ओके। तो चलिए देखते हैं इस युद्ध में क्या क्या हुआ था, इस बैटल में क्या क्या हुआ था। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट नियर ए स्मॉल विलेज ऑफ पानीपत, हरियाणा, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि पहला बैटल ऑफ पानीपत कहाँ लड़ा गया, ये लड़ा गया पानीपत, एक गांव था हरियाणा में, जो आप प्रेजेंट समय अगर आप देखेंगे तो ये पानीपत हरियाणा में है, और यहीं पर पहला बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ाई हुई इसकी 21 अप्रैल 1526 को, ओके। तो ये कब हुई थी लड़ाई। दूसरा देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या बन रहा है कि कब ये हुआ था युद्ध, ये बैटल कब हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, ओके। और किसके किसके बीच में हुआ था, द फोर्स ऑफ बाबर एंड इब्राहिम लोधी। बाबर कौन है, फरगाना का शासक, इब्राहिम लोधी कौन है, सुल्तान ऑफ दिल्ली, ओके। अब देखिए अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दें, हालांकि चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है कि जो दिल्ली सल्तनत जो अफ़गान लोधी डायनेस्टी थी वो 1451 में सैयद डायनेस्टी से उसको मिला था, बहलोल लोधी को, तब से रूल यहाँ चल रहा था लोधी डायनेस्टी का। और जो इब्राहिम लोधी था ये एक अनडिप्लोमेटिक रूलर था, हालांकि एक बहुत बहादुर वॉरियर था, सैनिक था, पर अनडिप्लोमेटिक रूलर था, इसीलिए उसके जो सरदार होते थे वो काफ़ी नाराज़ हो जाते थे, और इस जो असंतुष्ट सरदार थे वो चाहते थे कि कॉन्स्पिरेंसी रचते रहते थे कि इब्राहिम लोधी अपनी गद्दी से हट जाए। इब्राहिम लोधी 1517 से रूल कर रहा था दिल्ली सल्तनत पे। नेक्स्ट देखते हैं, इन 1526 बाबर प्रिपेयर्ड बेटर विद एन इम्प्रूव्ड इंटेलिजेंस नेटवर्क, ओके। देखिए 25 में जब बाबर ने दौलत खान लोधी को हराया, उसके बाद
जो 26 का उसने युद्ध लड़ा था, इसमें उसने अपने गुप्तचर बहुत मजबूत बना रखे थे, पूरी सूचना उसने इकट्ठी की थी, उसने पूरी आर्मी की सूचना इकट्ठी की थी और साथ में उसने बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ और अपनी जो उसने युद्ध में नई उसकी टेक्निक थी, यानी गन पाउडर, आर्टरी, साथ में जो तुलगमा टैक्टिक उसने इस्तेमाल किया था, इन सभी चीज़ों का उसने इंट्रोड्यूस किया था इसने इस युद्ध में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि इन 1526 बाबर प्रिपेयर्ड better with an improved intelligence network, although he had a smaller number of troops compared to लोधी। मतलब उसके पास की एक लोधी की अगर तुलना में हम देखें तो बहुत छोटी सी टुकड़ी थी। He organized his men better into 3 flank। उसने अपने जो सैनिक टुकड़ी थी उनको 3 गुटों में बांटा हुआ था। He also introduced gun powder, okay, firearms and field artillery into the subordinate with this war। उसने छोटी सी टुकड़ी लेकर युद्ध किया, लेकिन इतना सधा हुआ तरीका उसका होता था कि उसको आसानी से युद्ध में जीत मिल गई थी। अब नेक्स्ट देखिए, लोधीज आर्मी रिलाइड heavily on cavalry and especially on elephants, which in earlier times could shock the enemy and rout them। देखिए, लोधी की आर्मी में क्या था कि कैवलरी थी। कैवलरी मतलब जानते हैं आपको, मैं बता चुकी हूँ, रथ। ठीक है, जो हॉर्सेस थे, हॉर्स के साथ उनके बड़े बड़े चैरिट भी जुड़े रहते थे, काफ़ी बड़े बड़े चैरिट लगे रहते थे। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि एलिफेंट। लोधी की जो सेना थी उसमें एलिफेंट भी थे और हाथियों पर चढ़ करके सैनिक युद्ध करते थे। लेकिन कहीं न कहीं महमूद गजनवी जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें देखिए, आनंद पाल के हार का कारण भी हाथी थे। और लोधी के भी सेना में अगर हाथियों को देखा जाए तो लोधी की सेना के हार का एक प्रमुख कारण ये हाथी की सेना थी, क्योंकि ये हाथी शोर सुन करके भड़कते हैं और फिर अपनी सेना को ये रौंदना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ देखिए जो मैंने लिखा है कि कैवलरी एंड स्पेशली ऑन एलिफेंट्स विच इन अर्लियर टाइम कुड शॉक द एनिमी एंड रॉट देम। हाथी की सेना मानी जाती कि उससे वो दुश्मन को कुचलने की ताकत रखते, लेकिन कभी कभी ये खुद पर भी भारी पड़ जाता है। However, this time around the terrible sound of gunfire excited the elephants so much that many of Lodhi's own men were trampled under their feet। जिस हाथी की सेना को वो दुश्मन सेना को रौंदने के लिए यूज़ करते थे, इस बार उन्होंने खुद की सेना को रौंदना शुरू कर दिया। जब वो बारूद के इस्तेमाल में भारी आवाज़ सुनाई देती थी, उससे वो भड़क गए और उन्होंने अपनी सेना को रौंदना शुरू कर दिया। यहाँ पर लोधी जो थी वो काफ़ी बहादुरी से लड़े थे, लेकिन आखिरकार बाबर के द्वारा उनको हार मिलती है। अब यहाँ देखते हैं कि जो युद्ध हुआ उसमें जो मिलिट्री फोर्स थी उसका रेशियो क्या है। तो बाबर के जो फोर्स के बारे में कहा जाता है, ऐसा बाबरनामा से और जो उस समय के इतिहासकार हैं वहाँ बताया जाता है कि 12,000 से 15,000 सैनिक बताए गए थे बाबर के। बाबर ने अपने खुद की जो ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा लिखी है उसमें उसने 12,000 सैनिकों का नंबर दिया है, लेकिन 12,000 से 15,000 तक की सैनिक शक्ति बोली जाती है। कुछ इतिहासकारों ने इस सैनिक सीमा को 25,000 तक भी बताया है। ओके, और ये बाबर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, अगर हम इस आधार पे 15,000 भी मानते हैं तो उसको उसने 20 से 24 पीसेज में उसने अपने बैटल फील्ड में उतारा था। ओके, टुकड़ियों में उसने बांट दिया था अपनी सेना को। एंड द फाइटिंग फोर्स ऑफ इब्राहिम लोधी वॉज अराउंड 30,000 to 40,000 मेन इन टोटल। ओके, एंड जो 1,000 वॉर एलिफेंट्स थे। लेकिन यहाँ देखिए जो इसमें 30 to 40,000 जो कि एक रिलायबल सेना लग रही है। हालांकि बाबर ने इब्राहिम लोधी की सेना की संख्या 1,25,000 तक बताई है, और बाबर का ये कहना था कि इस युद्ध में इस बहुत बड़ी फौज थी जिसको लेकर इब्राहिम लोधी उतरा था, लेकिन जो एक मान्य सैनिक सीमा है उसमें माना जाता है कि 30 से 40,000 तक तकरीबन रहे होंगे, और तकरीबन 1,000 एलिफेंट के साथ इस रणभूमि में इब्राहिम लोधी ने सामना किया था बाबर का। बाबर्स आर्मी यूज्ड गन्स विच प्रूव्ड
to be deceived in the battlefield, but the Sultan lacked any field artillery. Okay, field artillery. दूसरा है, though Babur's forces were inferior, he secured the service of 2 Ottoman master gunners, उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा. देखिए यहाँ पे चीज़ें याद रखिएगा कि बाबर युद्ध नीति को भी जानता था कि उसकी युद्ध नीति बहुत अच्छी है और वो अपने जीत को लेकर भी पूरी तरह से आश्वस्त था. लेकिन इस जीत को पूरा पक्का करने के लिए इसने 2 तुर्की जो गनर्स, ऑटोमन जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, ऑटोमन यानी तुर्की जो गनर्स थे, मास्टर गनर्स, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा का भी इसने साथ लिया था. पूरी तरह से एक बैटल प्रूफ बनकर अपनी आर्मी को इसने उतारा था. और इसी बैटल में जो अफ़गान थे, इन्होंने पहली बार, देखिए यहाँ पे, फॉर द फर्स्ट टाइम द रियल वेपन ऑफ मंगोल्स तुर्को मंगोल बो. ओके, जो अफ़गानी थे, इन्होंने पहली बार जो मंगोल तीरंदाजी के बारे में इन्होंने जानकारी पाई थी, जिसको उन मंगोलों ने खुद इंट्रोड्यूस किया था. तो पहली बार तुर्को मंगोल बो, यानी कि इसमें जो बाबर था वो तुर्की और मंगोलियन और साथ में उज़्बेकी कई युद्ध पद्धति को एक साथ मिला करके युद्ध क्षेत्र में उतरा हुआ था. एंड अब देखिए नेक्स्ट है, मोर ओवर द साउंड ऑफ द कैनन यूज बाई बाबर्स आर्मी frightened Lodi's elephant, causing them to trample Lodi's own man. अब यहाँ क्या है कि जो कैनन यानी कि जो तुलगमा रणनीति थी, साथ में गन पाउडर का इस्तेमाल, और इससे क्या था कि हाथी भड़कते हैं और लोदी के जो आर्मी रहती है उसको खुद कुचलना शुरू करते हैं और फिर बाबर की जीत होती है. बाबर ने टैक्टिक क्या अपनाए थे, इसको देखिए मैंने अलग से पॉइंट बनाकर लिख दिया है, जो आपको अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है तो बाकायदा आप लोग लिख सकते हैं. इस युद्ध भूमि में बाबर ने तुलगमा और अराबा, नाम याद रखिएगा, तुलगमा एंड अराबा, 2 चीज़ों को उसने इस्तेमाल किया था. तुलगमा देखिए क्या है, इट मीन डिवाइडिंग द होल आर्मी इनटू वेरियस यूनिट. ओके, द लेफ्ट, द राइट एंड द सेंटर. ठीक है, मतलब कि सैनिक टुकड़ी जो है एक को बाईं तरफ रखी है, एक को दाएं तरफ, और तीसरा जो है वो सेंटर में रखा गया. The left and right divisions were further subdivided into forward and rear division. इसमें देखिए जो लेफ्ट एंड राइट डिवीज़न जो है उसको भी एक अग्रगामी सेना बनेगी, यानी कि एक टुकड़ी जो होगी वो अटैक करेगी और दूसरी जो टुकड़ी होती थी वो रिज़र्व फोर्स की तरह रहती थी. और जब जो आर्मी होती थी दुश्मन की वो सामने से अगर वार कर रही है तो सेंटर की जो सेना होती थी उसके साथ युद्ध करते करते सामने की जो आर्मी है वो बैटल फील्ड में भीतर की तरफ घुस रही है. और क्या होता है कि लेफ़्ट एंड राइट की जो फॉरवर्ड फोर्स है ये जो दुश्मन टुकड़ी है सेना की उसको घेरना शुरू करती है. और युद्ध करते करते, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि तुलगमा क्या है, जब युद्ध करते करते बैटल फील्ड में सैनिक थकने लगते हैं उसी समय जो लेफ़्ट एंड राइट डिवीज़न की रिज़र्व फोर्स होती है वो अटैक कर देती है. तो इतनी अच्छी रणनीति से क्या होता है कि जो एनिमीज़ होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, उनको संभलने का मौका नहीं मिलता है और तुलगमा जो है इस रणनीति से बहुत ही जल्दी से दुश्मन पर विजय पाया जा सकता है. अब देखिए दूसरा क्या, अराबा. अराबा द सेंटर फॉरवर्ड डिवीज़न वॉज द प्रोवाइडेड विद कार्ड्स. ठीक है, विच वर प्लेस्ड इन रोज फेसिंग द एनिमी एंड टाइड टू ईच अदर विद एनिमल हाइट रोप्स. ओके, जो अराबा होता था उसमें एक तरह की फेसिंग कर देते थे, एक तरह से जिस तरह बोलेंगे कि एक उन्होंने बाउंड्री बना रखी है, एक तरह से उन्होंने क्या कहिए तारों से बांध दिया, एनिमल के साथ उन्होंने बांधा हुआ है, एक पंक्ति बना रखी है उन्होंने. ओके, बिहाइंड द अराबा जो ये कार्ट के साथ देखिए क्या किया है, जो कार्ट यानी कि जो आपकी बैलगाड़ी आपने सुना देखा होगा, उसमें जो गाड़ी लगी रहती है बैलों के साथ, जो कार्ट होते हैं उसको जानवरों के साथ बांध करके उसके पीछे सैनिक रखे जाते थे. तो सामने क्या दिख रहा है, अराबा दिख रहा है. ओके, बिहाइंड द अराबा कैनन वर प्लेस्ड विच कुड बी फायर्ड विदाउट एनी फियर ऑफ बीइंग हिट एज दे वर शील्डेड बाय द बुलक कार्ट which were held in place due to the high ropes holding them together.
देखिए अब इसको समझिए, क्लास में तो मैं नहीं हूँ अभी आपको समझा सकूँ व्हाइट बोर्ड पे। इसको समझिए कि पहले सामने क्या किया है, अराबा। अराबा मीन्स क्या है कि जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ियों को एक दूसरे से सीरीज़ में बांध करके सामने खड़ा कर दिया है, और ठीक उसके सामने तुलगमा के जो सैनिक हैं वो खड़े हैं। तो तुलगमा के जो सैनिक हैं उनको कोई डर नहीं है, क्योंकि वो सामने से शील्डेड हैं, ओके, और बेफिक्र होकर के वो हमला कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि अब जब ये टैक्टिक्स अपनाई जाती है तो इसका रिजल्ट क्या था पानीपत का, तो द मुगल फोर्स ऑफ बाबर, द टिमोरीज रूलर ऑफ काबुलिस्तान, डिफीटेड द मच लार्जर रूलिंग आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी सुल्तान ऑफ दिल्ली। छोटी सी ट्रुप के साथ, बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और सुल्तान लोदी हारता है। ये बैटल एंडेड इन ओनली इन 3 आवर्स, सिर्फ 3 घंटे में। और बाबर ने लिखा भी है बाबरनामा में कि सुबह के सूरज चढ़ने से, जब दोपहर में सूरज हमारे सिर के ऊपर था, तो हम युद्ध भूमि में जीत कर खड़े थे। द विक्ट्री एनेबल्ड बाबर टू ले द फाउंडेशन फॉर द इंडियन मुगल एम्पायर। पानीपत की जो ये जीत हुई थी, इसने मुग़ल एम्पायर के लिए एक तरह से नींव का काम किया था, फाउंडेशन का काम किया था, और बाबर को एक मजबूत जगह मिली थी यहाँ से भारत के अलग अलग हिस्सों में अपना पैर जमाने के लिए। इब्राहिम लोदी डाइड इन द फील्ड ऑफ बैटल, अबॉन्डेड बाय हिज फेडरेटरीज एंड जनरल्स। ओके, उसके बहुत सारे लोग मरते हैं, एंड उसके बैटल फील्ड में इब्राहिम लोदी की डेथ होती है। तो बैटल ऑफ पानीपत आपने अभी तक देखा। नेक्स्ट देखते हैं बैटल ऑफ खानवा। देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के समय में आपको मैंने बताया था कि राणा सांगा, जो कि राजपूताने के बहुत बड़े नाम में जाने जाते हैं, उन्होंने भी इनवाइट किया था बाबर को। वो इसलिए ताकि बाबर के अटैक के बाद उनको अफ़गानियों को यहाँ से निकालने का मौका मिल सके। लेकिन इन्हीं राणा सांगा के साथ बाद में बाबर की लड़ाई होती है बैटल ऑफ खानवा में। इसको देख लेते हैं हम। द बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट नियर द विलेज ऑफ खानवा। ये खानवा विलेज के पास हुआ था, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि बैटल ऑफ खानवा कहाँ पर, तो राजस्थान का ये डिस्ट्रिक्ट था भरतपुर, यहीं पर खानवा विलेज में हुआ था। कब? मार्च 16, 1527। समवेयर यू कैन रीड दैट मार्च 17, बट द 16 इज़ करेक्ट। 16 मार्च 1527 को ये युद्ध लड़ा गया था। It was fought between the invading force of the first Mughal Emperor Babur and the Rajput force led by the Rana Sanga of Marwar। इसमें मारवाड़ के जो मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा और बाबर के बीच में ये लड़ाई हुई थी। ये युद्ध जो हुआ था ये बैटल ऑफ पानीपत के बाद हुआ था। ओके, एंड द विक्ट्री ऑफ द बैटल कंसोलिडेट द न्यू मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। और पानीपत के बाद जब खानवा का युद्ध होता है और इस युद्ध में जब बाबर की जीत होती है, तो बाबर की द्वारा एक मुग़ल डायनेस्टी के लिए बहुत ही मजबूत शुरुआत हो चुकी थी। बाबर हैड एन ऑथेंटिक रीज़न टू एक्यूज़ राणा सांगा ऑफ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। देखिए यहाँ पे क्या था कि बाबर ने राणा सांगा पर ये एक्यूज़ लगाया था कि बाबर को सांगा ने इनवाइट किया था इंडिया में, और इस प्रॉमिस के साथ कि जो इब्राहिम लोदी के ख़िलाफ़ युद्ध होगा उसमें राणा सांगा बाबर की तरफ से रहेगा। लेकिन राणा सांगा इसे रिफ्यूज़ कर देता है और ये आरोप बाबर का लगता है राणा सांगा पे, और एक मजबूत वजह मिलती है राणा सांगा के खिलाफ़ युद्ध करने के लिए। बाबर सेंड अ ट्रीटी मैसेज टू राणा सांगा बिफोर खानवा वार। बाबर ने राणा सांगा को एक संधि संदेश भी भेजा था, लेकिन जो राणा सांगा होते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं। एंड इसके बाद बाबर ने राणा सांगा पर जो उनके बीच बातें हुई थी, जो उनके बीच करार हुआ था, उसको तोड़ने का आरोप लगाते हैं और राणा सांगा के खिलाफ़ युद्ध की तैयारी कर देते हैं। राणा सांगा के बारे में अगर मैं जानकारी दूं तो एक बहुत ही मजबूत दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति, जिसके शरीर पे कहा जाता है कि 80 घाव थे। बहुत सारे युद्ध लड़ चुके थे राणा सांगा, राजपूताने का बहुत बड़ा नाम थे और पूरे राजपूताने को वो उत्तर भारत में फैलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ से न सिर्फ अफ़गानी जाए बल्कि जो मुग़ल बाहर से आए हैं इनको भी यहाँ से बाहर खदेड़ दिया जाए। इसीलिए इब्राहिम लोदी के ख़िलाफ़ इसने बाबर का साथ भी नहीं दिया था राणा सांगा ने। और जब बाबर ने युद्ध करने के पहले
राणा सांगा को संधि संदेश भेजा था, तो राणा सांगा ने उसे भी रिफ्यूज़ कर दिया था। बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जो युद्ध किया, उस युद्ध को बाबर ने जिहाद, देखिए जिहाद को मैं यहाँ डिस्क्राइब कर दूँ। जिहाद आप पहले भी सुन चुके हैं, शब्द मैंने बताया। जिहाद मीन्स होता है धर्म युद्ध। जब इस्लाम में धर्म के बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए धर्म का युद्ध किसी के खिलाफ लड़ा जाता है तो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। ये सामान्य युद्ध नहीं होता बल्कि धर्म की रक्षा के हेतु होता है काफिरों से। तो बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जो युद्ध था उसको जिहाद की संज्ञा थी, और क्यों दी थी ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद अगेंस्ट राणा एंड रीच द खानवा ग्राउंड विद हिज आर्मी। बाबर ने धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं अब डिक्लेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि उसने जो फोर्स देखी थी राणा सांगा की जो आर्मी थी बहुत बहादुरी से लड़ रही थी। माना जाता है कि राणा सांगा के सैनिकों की बहादुरी देखकर एक बार बाबर के सैनिकों के पांव उखड़ने लगे थे। उनको ये लग रहा था कि हमारी हार यहाँ पर निश्चित है, लेकिन बाबर बहुत ही अच्छा सैनिक होने के साथ, एक कुशल योद्धा होने के साथ, एक वॉरियर होने के साथ बहुत ही अच्छा लीडर भी था। और उसने एक बहुत ज़ोरदार भाषण दिया था, एक स्पीच दिया था, जिसमें उसने इस युद्ध को सामान्य युद्ध न बता करके उसने जिहाद बोला था। और इस जिहाद वर्ड ने उसके सैनिकों में एक नई जान फूंकी थी और सैनिक फिर से युद्ध भूमि में डटने के लिए तैयार हो गए थे। देयर वॉज अ फर्स्ट वॉर बिटवीन द टू आर्मीज़। इस दोनों आर्मी के बीच में बहुत भयानक युद्ध हुआ था। बाबर रिपोर्ट करता है, जो बाबर ने लिखा है, कि सांगा के पास तकरीबन 2 लाख की सेना थी, जिसमें 10,000 अफगान आर्मी थी, कैवलरी मैन थे, और उसके साथ एक बहुत बड़ी सैनिक सेना जो थी उसने हमारे खिलाफ युद्ध मैदान में खड़े होने का साहस किया था। बाबर ने जो बैटल ऑफ पानीपत में टैक्टिस अपनाई थी, वही टेक्निक उसने खानवा के भी युद्ध भूमि में अपनाई थी। और राणा सांगा के सैनिकों के जोरदार प्रदर्शन के बाद भी बाबर ने इस युद्ध में राणा सांगा को फाइनली डिफीट कर दिया था। राणा सांगा वहाँ से भागता है, राणा सांगा एस्केप फ्रॉम द बैटलफील्ड, वो वहाँ से भागता है। एंड लेटर राणा वांटेड टू रीन्यू कॉन्फ्लिक्ट विद बाबर, लेकिन वो चाहता था कि बाबर के साथ फिर से वो बातचीत करे, लेकिन उसको अपने ही जो अमीर थे, जो अपने सरदार थे, उनके द्वारा जहर दे दिया जाता है। तो बैटल ऑफ खानवा जो था उसने स्ट्रेंथ किया था बाबर की पोजीशन को दिल्ली और आगरा क्षेत्र में। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि द लेटर बाबर कॉन्क्वेस्टेड द चेन ऑफ फोर्ट्स इंक्लूडिंग ग्वालियर, दोपालपुर, ईस्ट ऑफ आगरा ETC की। जब बाबर ने खानवा जीता था तो उसके बाद उसने लगातार ग्वालियर, दोपालपुर और जो पूर्वी आगरा था वहाँ भी उसने कॉन्कर किया था। ओके, बाबर आल्सो कॉन्कर्ड अलवर फ्रॉम हसन खान मेवाती। ओके, उसने हसन खान मेवाती जो कि साथ देता है सांगा का, उसके ऊपर भी चढ़ाई उसने की, युद्ध किया और उसको भी हरा देता है। तो देखिए 2 बैटल आप देख चुके हैं। तीसरा है बैटल ऑफ चंदेरी। द बैटल ऑफ चंदेरी टुक प्लेस इन आफ्टरमथ ऑफ द बैटल ऑफ खानवा। खानवा के युद्ध के बाद जो राणा सांगा है वो ये सुनता है कि जो एक न्यूज़ आती है कि राणा सांगा जो अपने नए रीयूनियन के लिए उससे साथ मिलना चाहता है। और बाबर क्या करता है, डिसाइड करता है कि आइसोलेटेड राणा बाई इन्फ्लिक्टिंग अ मिलिट्री डिफीट ऑन वन ऑफ हिज वेसल मेदिनी राय, who was the ruler of Malwa. Okay, consequently in December 1527, taking a circumstances related राणा सांगा के बारे में जब बाबर को पता चलता है, उसके बाद दिसंबर 1527 में ये मेदिनी राय के खिलाफ में चंदेरी का युद्ध लड़ता है, और जो मालवा का राजा था। और चंदेरी पहुंचने पर 20 जनवरी 1528 को बाबर ने मेदिनी राय को हराया था और चंदेरी के युद्ध में उसे पराजित करता है। ओके, चंदेरी का जो युद्ध था उसमें बाबर की आर्मी रात में युद्ध करती है और द नेक्स्ट मॉर्निंग द अपर फोर्ट वॉज कैप्चर्ड। रात में उस फोर्ट की तरफ चढ़ाई होती है और सुबह तक बाबर का कब्जा हो चुका होता है। एंड साथ में जो मेदिनी राय था, इसने
अपने जब यहाँ दिखता है मेदिनी राय की युद्ध में हार की स्थिति होती है, तब उसने अपने जो रानियाँ होती हैं उनके लिए जौहर सेरेमनी, जिसको आप जानते हैं कि जब कोई राजपूत राजा हारता है तो उनकी यहाँ रानियाँ जो हैं वो बहुत बड़ी चिता सजाती हैं और उसमें वो अपने आप को जीवित जला देती हैं। और साथ में जो मेदिनी राय के सोल्जर्स थे, जो आर्मी थी, वो लोग एक जगह जा कर के फोर्ट में उन लोगों ने एक दूसरे को ही मार डाला था, सुसाइड कर लिया था। हार की खबर मिलती है एंड चंदेरी में बाबर की जीत होती है। नेक्स्ट देखते हैं बैटल ऑफ घाघर। बैटल ऑफ घाघर यानी बैटल ऑफ जो घग्गर हुआ था, इसमें कारण क्या था कि जो इब्राहिम लोदी का भाई रहता है महमूद लोदी, उसने ऑर्गेनाइज किया होता है अफ़गानी सेना का बिहार में, और ये खबर मिलती है बाबर को। तो बाबर क्या करता है कि बिहार के लिए 2 फ़रवरी 1528 को वो निकलता है, और जब वो गाज़ीपुर पहुंच रहा होता है तब तक कुछ जो अफ़गान सरदार वो बाबर से मिल जाते हैं। इन अफ़गान सरदारों को लीड कर रहा होता है नुसरत शाह, जो कि बंगाल का शासक था। और बाबर ने नुसरत शाह को वार्न किया, लेकिन नुसरत शाह उसको कोई आंसर नहीं करता है। और इसके बाद बाबर ने फेस किया अफ़गानी को, कहाँ पर, अफ़गान सेना पर उसने अटैक किया और अफ़गानों के साथ उसका सामना होता है घाघरा रिवर के पास May 6, 1529 को। ओके, एंड बहुत भयानक लड़ाई होती है अफ़गानियों के साथ बाबर की, और बाबर की जीत फिर से इस बैटलफील्ड में होती है। एंड बाबर की संधि के लिए यहाँ पे देखिए कि आफ्टर द फार्स वॉर द अफगान्स वर डिफीटेड एंड द ट्रीटी ऑफ बाबर विद नुसरत शाह। बाबर के साथ संधि होती है। इन दिस ट्रीटी नुसरत शाह प्रॉमिस्ड नॉट टू गिव असाइलम टू बाबर्स एनिमीज़। कोई भी शरण देने के लिए मना कर देता है। यहाँ पे बैटल होता है, बहुत भयानक युद्ध होता है और बाबर की इसमें जीत होती है। संधि होती है दोनों सेनाओं के बीच में, और बाबर और नुसरत शाह के बीच इस संधि में नुसरत शाह ने अपनी तरफ से बाबर के किसी भी दुश्मन को शरण न देने का वादा किया होता है। ये युद्ध जो था, घग्गर का ये युद्ध जो था, ये बाबर के जीवन काल का आखिरी युद्ध था। एंड इसके बाद बाबर का जो पांव है पूरी तरह भारत में जम जाता है, और बाबर ने एक नए युग यानी मुग़ल एम्पायर का जो मुग़ल युग है, जो बहुत ही ग्रेट टाइम पीरियड माना गया है मेडिवल एज में, इसकी शुरुआत करता है। और इसके साथ बाबर 1530 में इसकी डेथ हो जाती है 1530 में। तो ये जो घग्गर का युद्ध था, ये बाबर का अंतिम सैन्य अभियान था। सो स्टूडेंट, आई थिंक ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हेल्प देगा। इसके बाद आप जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, इनमें से पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, देख करके आप उसके आंसर भेजिएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम नए लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।